अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। इस वक्त हमने देखा जो आज की खबर है कि शहबाज शरीफ से 5 साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जमातों से लोग टूट कर मुख्तलिफ़ जमातों में जा रहे हैं, लेकिन एक जमात जो मुसलसल टूट फूट का शिकार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। असद उमर साहब PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए, सियासत छोड़ने का ऐलान किया। इस तरह तमाम जो टॉप की लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होकर किसी और जमात में चली गई, या मुकम्मल तौर पर बहुत सारे रहनुमाओं ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं और इस वक्त यकीनन तमाम जमातें अपनी अपनी तैयारियाँ पकड़ रही हैं इलेक्शन कैंपेन की। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। PMLN बार बार इज़ कन्विंस्ड और ये बयान दे रही है कि मुंतखब होकर उन्होंने ही हुकूमत बनानी है। वो पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी। आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बिलावल साहब मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी भी अपनी सरगर्मियाँ प्लान कर रही है और इसी तरह तमाम दीगर जमातें भी। और फिर जो एक ख़बर आई थी वो MQM के साथ कोई इत्तेहाद की या कोई अरेंजमेंट की पाकिस्तान मुस्लिम नून के, उसकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने तरदीद कर दी है। लेकिन सियासी दर्जा हरारत अब मुसलसल बढ़ रहा है, इसमें बयानात भी होंगे, चीज़ें भी होंगी और फिर हम अमली तौर पर देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन में जब जाया जाता है तो किस हद तक का रिस्पॉन्स है। लेकिन तमाम सियासी जमातें जो एक बात कह रही हैं और जिस पर मुत्तफ़िक हैं वो ये कि क्या कोई सिलेक्शन पहले से कर लिया गया है, क्या किसी को लाडला दोबारा से बना लिया गया। बड़ा वाज़ेह तौर पर तमाम नाक़िदीन नवाज़ शरीफ साहब की तरफ इशारा करते हैं। पीपल्स पार्टी भी खुलकर इसकी बात कर रही है। ऐसी कोई सूरत हाल है या नहीं है, या ये सिर्फ एक सियासी दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम पे इस सारी सियासी सूरत हाल पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उज़मा कारदार साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नवाबजादा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, पीपल्स पार्टी का भी ये गिला है, ये महज हालात को मद्देनज़र रखते हुए और देखते हुए आप लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हो गए हैं, या पहले से तय पा गया कि उनको वज़ारत उज़्मा देनी है, या इसके अलावा भी इसमें कुछ है, या कोई ठोस शवाहिद हैं जो आप दे सकते हैं कि क्यों ये बयानात दिए जा रहे हैं या कहा जा रहा है कि एक जमात लाडली और बाकी नहीं है? देखें, जहाँ तक मियाँ साहब की बात है तो वो हमने पिछले 16-18 माह मिलकर जो एक सिलेक्टेड और लाडला के खिलाफ जद्दोजहद की, तो उसमें PMLN भी हमारे साथ शामिल थी। और फिर उस जद्दोजहद के नतीजे में हमने जो वो लाडला था, सिलेक्टेड था, उसे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी तरीके से उसे हुकूमत से बाहर किया। और फिर अगर हमारी ही किसी इत्तेहादी जमात का लोगों में ये तासुर उभरे कि वो फिर सिलेक्टेड होने जा रही है, या उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम आए कि वो लाडला प्लस के उनके ऊपर इल्ज़ाम आए, तो ये इस तासुर को ख़त्म करना उनका काम है और उन्हें चाहिए कि वो इस किस्म के तासुर को ख़त्म करें। ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर नहीं और ख़ुद मैं समझता हूँ PMLN के लिए भी बेहतर नहीं है कि वो। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि हमारी तरफ से ये आता है कि जी हम कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं या कोई इस किस्म की बात, आप देखें मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, हमने वेलकम किया, उस पर कोई बात नहीं करता। मियाँ साहब को जिस तरीके से निकाला था, जिस तरीके से गैर आईनी और इंतहाई भोंडे तरीके से, उस पर भी हम उसे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उस पर भी कोई बात नहीं करता। अगर हम ये कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें इलेक्शन में जाना है और हम अपना प्राइम मिनिस्टर लाने की अगर बात करते हैं, तो उस पर इतराज़ किया जाता है कि जी आप ये क्यों कहते हैं? कौन एतराज़ इलेक्शंस करता हैं, है इसमें नवाबजादा हर साहब? ये एतराज़ किसकी तरफ से आता है? देखिए, ये इतराज़ अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी ऐसा ऐसा क्यों कहती है। देखें, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को ये हक हासिल है कि वो इलेक्शन कैंपेन में जाएँ, वो मियाँ साहब को अपना बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पेश करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी हक हासिल है कि वो चेयरमैन बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे पेश करें। इस पे मेरा ख्याल है किसी को इतराज़ नहीं होना नहीं, चाहिए। कतन कोई एतराज़ नहीं है, ना मैंने कभी किसी का एतराज़ सुना है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको किसने इस पर यह कहा
कि क्यों आप उनका नाम लेते हैं या क्यों ऐसी बात करते हैं? मैंने तो किसी को ये कहते हुए नहीं सुना नवाबजादा साहब। देखें, ये मीडिया में जो ये आ रहा है कि बार बार कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम अपना प्राइम मिनिस्टर लाएंगे, तो इलेक्शंस हैं, इसमें हर जमात को हक हासिल है। जितना नून को हक हासिल है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाने का, उतना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हक हासिल है। मैं तो बिल्कुल। इसकी ये बात कर रहा हूँ। राइट, मैं उज़्मा करदार साहिबा की जानिब बढ़ूंगा। उज़्मा साहिबा, पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई तासुर उभर रहा है आपके लीडरशिप के लाडले होने से तो उसको ज़ाहिल करना ये आपका काम है, ना कि मज़ीद ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे ये तासुर मजबूत होता जाए, ज़ोर पकड़ता जाए। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपने देखे 3 दफा अपने मेहमान को बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है कि कोई ऐसी बात नहीं है, किसने ऐसा कहा है, आपको क्यों ऐसा फील होता है। मैं पीछे राना सनाउल्लाह एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि जी हर जमात को हक है वो जिसको भी नामजद करे, किसी ना किसी को तो नामजद करना ही है ना इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने कि भाई ये अगर हम जीत के आए तो फिर ये हमारे लीडर होगा। और जो जमात, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी, राना सना ने भी यही कहा कि जो जमात नहीं कहेगी, कोई नाम अपनी पार्टी का नहीं देगी, तो पहले से ही वो शिकस्त खुर्दा उसको तस्वर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जिसका नाम लेना है, हर पार्टी को हक पहुंचता है नाम लेने का। अब ये और बात है कि इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको बड़ी खुशफहमी थी कि हम जनाब बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद इनकी उम्मीदों पे मुझे लगता है पानी फिर गया, शायद इस वजह से ये इतना कंप्लेन कर रहे हैं। एनीवे जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ अरसलान, जरा किसी से मुझे पूछ के बता दें, ये जो कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड और ये फेवरेट तो फलाना, तो मियां नवाज शरीफ तो वो है जिनको 2002, 2008, 2018 कहाँ था वो लाडलापन? क्यों उनको हर दफा जनाब उन्होंने इस तरह से जला वतन, और उनको मतलब इलेक्शन में ही आने के लिए उन्होंने नाअहल करार दे दिया। एक दफा वो इलेक्शन में 2013 में वो आ सके। तो ये कौन सी ये सहूलतकारी है जो इनको नजर आ रही है? नहीं, ये पिछले 2008 4 का साल आपने जिक्र किया, 2008 में किसने रोका था उन इलेक्शन से? उस वक्त भी इनके जो हालात थे वो आपके सामने है, किस तरह से इनको मुल्क बदर किया हुआ था, ये तो आपके सामने है ना सारा कुछ। अब मैं इसके आगे क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो खौफ यही था कि नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो मुल्क तरक्की करता है, और कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था, और उन्होंने पता नहीं फिर ये मामला जो था कहाँ से कहा। और फिर आप देखें कि पिछले 4 साल पे हम नजर दौड़ा लें, कितने मुश्किल हालात में पूरी पार्टी ने ये 4 साल गुजारे हैं। आप सोचें कि इनकी पूरी लीडरशिप, और मैं तो कहती हूँ पीपल्स पार्टी भी देख लें, पूरी लीडरशिप इनको कैद में थी, और इन्होंने कितने कितने महीने अजियत में गुजारे, और कैद तन्हाई और आइसोलेशन में इनको रखा गया, और किस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं होती थी, इनको जमानतें नहीं दी जाती थी, इनको और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए जाते थे, क्या कुछ नहीं इन्होंने सहा। वर्कर्स का क्या हाल था आप सोचें कि इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने रोना पीटना नहीं डाला था। उन्होंने 2018 में बावजूद सब मुश्किलात के इलेक्शन में गए, और पंजाब में तो पीटीआई से ज्यादा सीटें ली। तो अब मेरे ख्याल में ये जो खत्म कर दें ना, इदारों को बीच में घसीटें, क्योंकि ये सहूलतकारी और सिलेक्टेड वगैरह ये सब इदारों को घसीटने वाली बातें मेरे ख्याल में ये बंद कर देनी चाहिए। हमारे इदारे जो हैं बार बार बारहा, आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनी है आसिफ मुनीर साहब के मुंह से? एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्यों घसीटते हैं उनको बार बार खुदारा? और अब अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं और उनको अगर कोर्ट ने एक जमानत दी है, तो प्रॉपर तरीके से पहले वो गए वहां पे, पहले वहां पे गए, सारा कुछ वहां पे हुआ। आप वो भूल गए कि 1 मिनट के अंदर अंदर 14 जमानतें, और वो भी हम आपके पास गाड़ी में चल के आ जाते हैं, वहीं पे आप बायोमेट्रिक करवा लें। सहूलतकारी वो होती है।
ये नहीं होती है। और अभी भी नवाज शरीफ साहब जो है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अदालतों में जा रहे हैं, और अदालतों के जो भी कार्रवाई है, जो कानून है, उन्होंने उसके सामने सरेंडर किया हुआ है अपने आप को। आपको कोई नजर आ रहा है कि किसी तरीके से वो एक किस्म से वो अवॉइड कर राइट, रहे हैं, उस्मा साहब सवाल आपका पैदा नहीं पॉइंट आ हो गया। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए नज़ीर लगारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। नज़ीर लगारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप, क्या वाकई इस वक्त जो एक तासुर उभर रहा है ये महज एक तासुर है, या हकीकतन इस वक्त किसी को ख़ास ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई लाडला हो गया है, या कोई इस तरह की बातें हैं? देखिए, अगर लग रहा होगा तो लोग भी देख रहे होंगे, मीडिया भी देख रहा होगा, सियासतदान भी देख रहे होंगे, आम ऑब्जर्वर भी देख रहे होंगे। तो जो चीजें सामने हैं कि जब वहां से रवाना हुए वहां से लंदन से, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने उन्हें सियाफ किया। 3 बार वज़ीर आज़म रहे हूँ, मुल्क के सबसे, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, सबके लिए काबिल एहतराम है, पॉलिटिशियन है, मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। लेकिन जब एयरपोर्ट पर उन्हें सियाफ करने के लिए हाई कमिश्नर जा रहा हो, तो इसका मतलब है स्टेट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान की रियासत जा रही है, और वो नुमाइंदा हैं वहाँ पर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की रियासत के, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर एक अपोजिशन लीडर अगर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे उस वक्त, तो वो शायद सऊदी अरब या दुबई की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें सियाफ किया गया। और इस तरह से पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये जलावतनी शोरवती ने गुजारी, ये जलावतनी भुट्टो साहब ने गुजारी, ये जलावतनी बेनज़ीर ने गुजारी, ये जलावतनी बड़े लोगों ने गुजारी। किसी को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है कि जनाब उनको जो है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आकर सियाफ करें? फिर ऐसा हुआ है कि एक, फिर वही कहता हूँ कि जो सजाएं थी, मैं आज भी कहता हूँ कि गलत सजाएं दी गई थी, गलत तरीके से की गई थी, बहुत ही गैर आईनी, गैर कानूनी जराये अख्तियार किए गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सजाओं को खत्म करने के लिए भी गैर कानूनी और गैर आईनी जराये अख्तियार किए। उसके लिए फोरम मौजूद है और फोरम से ही आ सकते हैं, आसमान से कोई नहीं आ सकता है कि अगर ये चाहें कि किसी फोरम में जाए बगैर, जिस तरह से हुआ है, यानी अभी पेश नहीं हुए किसी कोर्ट में, तो उनका प्रोटेक्शन आर्डर तो उस वक्त दिया जाता है ना कि जब आप कोर्ट के सामने पहुंचे कि जनाब मैं बाहर निकलूंगा आपकी अदालत से तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैं मजाज अदालत में मुझे जाना है, और आप जो है मुझे इतना मौका दें कि मैं मजाज अदालत तक पहुंच सकूं, तो होती है प्रोटेक्शन बिल। बगैर गैर हाजिरी में प्रोटेक्शन बिल होना ये एक यूनिक वाकया है, और ऐसा किसी और के साथ भी हुआ होगा, लेकिन इनके साथ ये यूनिक वाकया है कि जो 3-4 साल पहले जिनके साथ ज्यादतियां हो रही थी, वो खुद इस तरह से आ रहे हैं, जैसे बड़ी सहूलतकारी के साथ आ रहे हैं। तो ये अगर वो, अब भी बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से और लोग भी कह रहे हैं, अगर 3-4 दिन के लिए या कुछ अरसे के लिए वो फिर आते और उसी जगह से वहां पहुंचते जहां से वो गए थे, तो वो उनके अपने कद काट के लिए जाता था। अब तो सब लग रहा है ना, अब तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत बन रही है, यहाँ हालात ही ऐसे पैदा होते जा रहे हैं कि जनाब इनकी हुकूमत वो हो रही है, आ रही है, बस आना ही चाहती है। अब सारे के सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। उससे बेहतर तरीका ये था कि ये जाते और कहते कि जनाब जब 2017 में अब मेरी हुकूमत खत्म की गई वो गलत था, उसमें जाते और जाकर उसको बहाल करवा के ले आते तो भी ठीक है। लेकिन इलेक्शन का तकल्लुफ क्या करने की जरूरत है अगर आप पहले से प्राइम मिनिस्टर। राइट लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन कुछ चीज़ों में जो ट्रीटमेंट है वो आपने जिस तरह से कहा वो यूनिक है, शायद माजी में भी हुआ हो, लेकिन अब जो हो रहा है ये भी रूटीन के मुताबिक नहीं, इसीलिए एक तासुर भी उभर रहा है और तासुर ज़ोर पकड़ता जा रहा है। यकीनन ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो तजर्बा हमने पहले देखा था वो भी बड़ी देर से हमें समझ में आया कि दुरुस्त नहीं था। अगर दोबारा इस तरह का कुछ होता है यकीनन फिर ताख़ीर ना हो। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। उस्मा साहिबा, नून लीग की भी प्लानिंग चल रही है, जब हतमी शक्ल दी जा रही है तमाम प्लान्स को, अमली तौर पे कब से तमाम तर चीज़ें शुरू होंगी? जी मैं आपको जवाब देती हूँ। जरा लगारी साहब को बोलें थोड़ा पाकिस्तान का कानून पढ़ लें। हिफाजती बेल लेना हर पाकिस्तानी का हक है, वही बुनियादी हक जो है एक्सरसाइज किया है मियाँ साहब ने। और अगर उनको हाई कमिश्नर आ ही गया था सी ऑफ करने, तो कोई क़यामत तो नहीं टूट पड़ी थी। 3 दफा के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। एनीवे, आपने तैयारी का पूछा। अरसलान देखें, ये वो पार्टी है जो 3.5 साल मुश्किलात की वजह से बिल्कुल वो बहुत एक उनका मोराल डाउन था,
लेकिन मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने दिन रात एक किया, पूरी पार्टी को में एक नई रूह फूंकी और फिर आपने उसका नतीजा देख लिया 21 अक्टूबर को। हमारी पार्टी पूरी तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मुनज़्ज़म और इस वक्त सबसे मुतहर्रिक पार्टी है। हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो तो शुरू है। हम लोगों ने अपने पेपर्स भी सबमिट कर लिए हैं, एप्लीकेशंस जो थी वो भी सारे लोग सबमिट कर रहे हैं। मियाँ साहब जो हैं, अब वो जलसे, जहां तक जलसों का ताल्लुक है, मियाँ साहब अब पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर उनका शेड्यूल बन चुका है और आपको इसी महीने में वो नजर आएंगे। वो वहां से मानसेरा से वो शुरू करेंगे और फिर उनके जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। सब मुतहर्रिक हैं, सब कैंपेन मोड में जा चुके हैं और हमारी मैनिफेस्टो बनाने की जो कमेटी थी वो बन चुकी है और हमारी जितनी भी ग्रास रूट लेवल तक हमारी जो पार्टी थी वो सारे तंजीमी तौर पे इस वक्त अपने मोर्चे संभाल के बैठे हुए हैं और कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिए। तो इसलिए और आपने देखा है कि किस तरह से हम बाकी जो अलायंसेस फॉर्म अभी हो रही हैं जिस तरह की होनी चाहिए, सब पार्टीज को हक पहुंचता है। एमक्यूएम आए यहाँ पे, उनके साथ एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर अब जीडीए के साथ कल मुलाकात है, वहां पे हमारा वफद गया हुआ है। तो हम लोग तो पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। उस्मा साहब, एक और जो फैक्टर है, जिस तरह से एक बात कही जाती है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, पंजाब में चीज़ें उस तरह की नहीं, रिस्पांस नहीं मिला। इसी तरह पीएमएलएन सिंध की तरफ कभी नहीं गई, ना होने के बराबर वहाँ पर आपकी सपोर्ट या वोट बैंक है। कुछ कोशिशें इस दफ़ा की जा रही हैं, आप समझती हैं कुछ नतीजा खेज़ होंगी कि कोशिशें सिंध की आवाम किस नारे पे, किस चीज़ पे, किस दावे पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध तक ही महदूद रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हैदराबाद, कराची जो है, यहाँ पे जो हमारी सारी शर्जील मेमन साहब को अब हम प्रेसिडेंट बनाया गया है और हमारी इस वक्त अलायंस एमक्यूएम के साथ भी है, जीडीए के साथ भी है। तो कराची में जितनी सीटें हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी अलायंस को मिलेंगी। बल्कि मरियम नवाज साहिबा को तो उन्होंने इनवाइट भी किया है कि आप कराची से भी आके इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह ताला उनको वहां से भी वो सीट निकालेंगी। तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि कुछ किया तो है नहीं इन्होंने। अब कराची का हाल देख लें, बेचारों को पानी तक तो मिलता नहीं पीने का। पैसे दे के तो टैंकर्स घर बुलवा के तो वो पानी पीते हैं। तो ये हाल है बेचारे कराची का। राइट तो उस्मा अब साहब, आपका जाहिर पॉइंट आ गया। है मैं ज़रा लोग नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ूंगा। नवाबजादा साहब, पीपल्स पार्टी ने कोशिशें की पंजाब में आकर, जरदारी साहब, बिलावल साहब आते रहे, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। अब सिंध आपके कंट्रोल में है, पास है, वहाँ पे आपको अवाम की सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर भी अब पीएमएलएन और दीगर जमातें इत्तेहाद बनाने जा रही हैं। आप सिंध तक ही महदूद होकर रह गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखें, जहाँ तक अलायंस बनाने का सबको हक हासिल है कि वो बिल्कुल बनाएं। और ये आज से नहीं, 88 में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बना, पैसे तकसीम हुए, फिर पैसे तकसीम करने वालों ने वो उसका इकरार भी किया। सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस चल रहा है। असगर खान केस आज भी उसमें है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हमारे खिलाफ तो हर मौके पर अलायंस बने हैं। और अब रिसेंटली आप देख लें, अभी बात हो रही थी 2008 की, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसमें भी हमारी लीडर को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद हम इलेक्शंस में गए। मियाँ साहब इलेक्शंस का बाइकाट कर चुके थे। हमने उन्हें कायल किया, पीपल्स पार्टी ने, और उन्हें वापस इलेक्शन में लेकर आए कि हमें कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी तरह हर मौके पर, हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ अलायंस बने सिंध के अंदर। और अभी आपने रिसेंटली देख ले, चंद दिन पहले जो बलदियाती इलेक्शन थे वो वहाँ पर हुए और उसमें 4 यूनियन काउंसिल्स कराची की थी और बाकी अंदरून सिंध की। हम सारा जीते वहाँ पर। और हमारे सारे कैंडिडेट्स जो थे वो सारे मुंतखब हुए और मेजॉरिटी के साथ। हम तो इन्हें वेलकम करते हैं। राजीव साहब ने पिछले दिनों भी कहा कि हमें खुशी होगी कि मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं और फिर अगर अलायंस वो बनाकर वो करना चाहते हैं। इससे पहले भी जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें सारों ने इकट्ठे मिलकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, इवन चाहे लाड़काना हो, चाहे कराची की सीटें हो। तो हम तो इन्हें वेलकम करते हैं। और जहाँ तक बात है कि हम महदूद हो गए हैं सिंध तक, आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर अपोजिशन लीडर हमारा है, जीबी के अंदर अपोजिशन लीडर हमारा है, बलूचिस्तान के अंदर हम हैं, केपीके के अंदर हम हैं,
आप हमें साउथ पंजाब में देख लें, आप हमें सेंट्रल पंजाब में, अल्लाह की फजल से पूरे पूरे पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। और मैं ज़रा लगारी साहब से में आप देख जान लूँ क्विकली, लगारी साहब क्या इक्वेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये बताइएगा जो एक कोशिश अभी नून लीग की जानिब से की गई है सिंध में एंट्री की, इसको वेलकम किया जाएगा, कोई वहाँ पर इन्हें सपोर्ट मिलेगी या मुश्किल है बजाय? वेलकम तो सबको करना चाहिए, सियासी अमल जो भी हो सबको वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने अलायंस किया है एमक्यूएम के साथ, दोनों के दोनों अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका कोई असर नहीं है और वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इस पर मेरी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाएंगी, और क्योंकि जब वो पीटीआई के साथ ही तब भी हमसे नाराज रहती थी, जब अब मुस्लिम लीग में तब भी हमसे नाराज हो जाती है, हमारी बात नहीं उस पर वो साइड को ज्यादा आता है। बात यह है कि बशीर मेमन साहब को मैं जानता हूँ, उनके फैमिली को भी मैं जानता हूँ, और उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। उनकी एक क्वालिटी थी कि वो डायरेक्टर जनरल FIA, इसके अलावा उनका कोई सियासी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनकी कोई सियासी, मैं कहीं से, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है पूरे सूबे का, और वो जो है कहीं से भी कौंसल सीट नहीं जीत सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके भाई भी मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अजीज दोस्त हैं, हमारा बहुत भाइयों की तरह मिलना जुलना है, लेकिन वो कौंसल की सीट भी नहीं जीत सकते। सारी पार्टियां मिलकर भी ताउन करें तब भी। एक तो उनकी ये पोजीशन है बशीर मेमन साहब की। फिर वो कहाँ जा रही है? एमक्यूएम ने जब बहुत खुला हाथ मिला हुआ था उनको, उस वक्त उन्होंने 4 सीटें निकाली थी 6 से, अब आगे जाकर कौन सी सीटें निकालेंगे? और वो सीटें लूज कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जिन जिन सीटों के ऊपर उनकी नजरें हैं वो सीटें उनके हाथ में नहीं रहेंगी। एमक्यूएम ने खुद अपने लिए मैदान छोड़ दिया है। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर थी, पीटीआई तीसरे नंबर पर थी, अब पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ रहेगी। आप देख लीजिएगा, कराची में पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेगी और एमक्यूएम उसके बाद की पोजीशन में होगी। पीटीआई का कहीं नाम नहीं होगा, मुस्लिम लीग की कोई सीट नहीं है यहाँ पर। और राइट, लगारी साहब आपका पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। सलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।